मित्रों नमस्कार, मैं हूं रघुनंदन विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं इमेजिनेटिव टॉक्स। तो चलिए मित्रों, शुरुआत करते हैं आज के कंप्लीट ट्यूटोरियल पर। एनजीओ क्या है, इसको हम किस तरह से रजिस्टर करते हैं, इसको हम कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, इसको रजिस्टर करने के बाद किस तरह से चलाया जाए और किस तरह का प्रबंधन हमें करना चाहिए और हम इसको चलाने के लिए कहां से फंड ला सकते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक है एनजीओ क्या है। एनजीओ एक गैर सरकारी संस्थान है जिसका मुख्य ध्येय समाज का सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक विकास करना। दोस्तों, एनजीओ जो है वह समाज के प्रताड़ित, पीड़ित, सुविधा रहित व्यक्तियों को, समूहों को, समाज को वो सुविधाएं प्रदान करना जिससे कि उसका आर्थिक, शैक्षणिक और तमाम तरह का विकास हो सके, उसके लिए निरंतर कार्य करना। हम स्थानीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एनजीओ के रूप में कार्य कर सकते हैं। एनजीओ उस पीड़ित व्यक्ति के लिए वह सीढ़ी होती है जो सीधे संवाद स्थापित कर उसके विभिन्न तरीकों से उसके जीवन को उभारने के लिए एक सारथी के रूप में कार्य करता है, एक सहयोगी के रूप में कार्य करता है, एक मित्र के रूप में कार्य करता है। एनजीओ को हम 3 तरह से पंजीकृत कर सकते हैं। यदि हमें किसी तरह के डोनेशन की, किसी तरह की सरकारी सहायता की आवश्यकता नहीं है तो बिना रजिस्ट्रेशन के भी, बिना पंजीयन के भी, बिना किसी मान्यता के भी हम एनजीओ को चला सकते हैं। किंतु दोस्तों, बात आती है कि जब हम कोई काम करते हैं तो हमें जवाबदेही भी होती है। जवाबदेही समाज के प्रति होती है, जवाबदेही उन लोगों के प्रति होती है जो हमारे कार्य का मूल्यांकन कर रहे हैं कि वास्तव में कभी कभी हमें अपने भी ऊपर अंकुश रखने की आवश्यकता होती है। तो हम इसको चूंकि बृहद रूप में काम करना चाहते हैं तो रजिस्टर करा सकते हैं। और रजिस्टर कराने के लिए हम सबसे पहले इसको हम सोसाइटी के रूप में रजिस्टर करा सकते हैं। फिर अलग अलग स्टेट्स में इस एक्ट को संशोधित किया गया और बहुत सारे अमेंडमेंट के साथ हर स्टेट्स का अपना एक्ट है जिसमें थोड़ा थोड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा, लेकिन अमूमन सभी कुछ लगभग चीजें एक तरह की होती है। दूसरी जो मुख्य बात है कि हम एनजीओ को ट्रस्ट की तरह रजिस्टर कर सकते हैं, जो कि ट्रस्ट एक्ट के अंदर रजिस्टर होता है। सोसाइटी में जब हम रजिस्टर करते हैं तो एक छोटी सी चीज हमें ध्यान में रखनी होती है कि सोसाइटी को रजिस्टर करने के लिए हमें न्यूनतम 7 लोगों की आवश्यकता होती है, जबकि हम किसी ट्रस्ट को रजिस्टर करने के लिए जाते हैं तो कम से कम 2 लोगों से भी हम ट्रस्ट की शुरुआत कर सकते हैं। ये दोनों ट्रस्ट और सोसाइटी के बीच मुख्य अंतर होता है। तीसरा, सेक्शन 8 कंपनी के रूप में भी हम एनजीओ को रजिस्टर कर सकते हैं, जिसमें हम एक प्रोफेशनल की तरह सरकार के साथ बाकायदा पंजीकृत होकर हम कार्य करने के लिए अधिकृत होते हैं। तो दोस्तों, ये हो गया कि हम किस तरह से अपनी सोसाइटी को रजिस्टर करें। किंतु हर स्टेट में कंपनी रजिस्ट्रार, कंपनी एक्ट में अगर हम रजिस्टर करते हैं तो कंपनी रजिस्ट्रार, अगर हम सोसाइटी या ट्रस्ट एक्ट में अपने एनजीओ को रजिस्टर करना चाहते हैं तो रजिस्ट्रार फर्म्स एंड सोसाइटी या रजिस्ट्रार फर्म्स, रजिस्ट्रार सोसाइटीज जो होते हैं वो इनको रजिस्टर करते हैं, एनजीओ को पंजीकृत करते हैं। तो आजकल अगर हम देखें तो बहुत सारी सुविधाएं हमें ऑनलाइन ही रजिस्टर करने की मिल जाती है। तो ऑनलाइन जाकर भी हम कर सकते हैं, लेकिन कुछ जो प्रमुख तैयारी होती है वो मैं आपको शॉर्ट में बताने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, एनजीओ रजिस्टर करने के लिए कुछ शुरुआती तैयारियां हमें करने की आवश्यकता होती है। यदि हम एनजीओ को सोसाइटी के रूप में रजिस्टर करते हैं तो हमें कम से कम 7 लोगों की आवश्यकता होती है। ये 7 लोग उस समिति में विभिन्न पदों पर होते हैं, जिनको हम अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, सहसचिव, कोषाध्यक्ष, सदस्य आदि के रूप में रख सकते हैं। तो जब हम सोसाइटी रजिस्टर करने जाएंगे तो कम से कम 7 लोग हमारी सोसाइटी के अंदर होना चाहिए
और जब हमारे 7 लोग हो जाते हैं तो यह उस एनजीओ की प्रबंधकारिणी समिति कहलाती है। प्रबंधकारिणी समिति बैठकर फिर इस सोसाइटी के ऑब्जेक्टिव्स यानी उद्देश्यों को हम देखेंगे कि क्या क्या काम हम एनजीओ के अंदर कर सकते हैं। अगर हम बात करें एनजीओ के काम की, तो एनजीओ में मुख्यतः हम शैक्षणिक गतिविधियों का संचालन, हम एनजीओ के अंदर विभिन्न तरह की संस्थाओं को शुरू कर सकते हैं, जिसमें प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी भी हम एनजीओ के माध्यम से शुरुआत कर सकते हैं। कोचिंग इंस्टीट्यूट भी हम एनजीओ के माध्यम से कर सकते हैं। साथ ही हम फॉर्मल और अनफॉर्मल दोनों तरह के एजुकेशन जो है एनजीओ के माध्यम से दे सकते हैं। इसके बाद हम बात करें तो हेल्थ एक बहुत बड़ा सेक्टर है, जहां समाज को स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत सारी सुविधाएं देने की आवश्यकता है, चाहे वो टीकाकरण हो, चाहे वो बेटर चेकअप की सुविधा हो, चाहे ट्रीटमेंट की सुविधा हो, हॉस्पिटल्स की सुविधा हो, या रिमोट एरियाज में, ग्रामीण क्षेत्र में जहां पर लोगों के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, वहां जाकर हम चलित चिकित्सालय के माध्यम से वहां जाकर लोगों को अपनी सेवाएं दे सकते हैं। तो स्वास्थ्य भी एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, जहां पर हम विभिन्न वर्गों के लिए बहुत सारे काम कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करें तो आता है हाइजीन, पर्सनल हाइजीन, जो कि बहुत खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करने के लिए हमारे पास बहुत सारा स्कोप होता है। इसके बाद हम बात करेंगे वेस्ट मैनेजमेंट। आज चाहे शहरी क्षेत्र हो या ग्रामीण क्षेत्र हो, आप सभी देख रहे हैं कि पूरा विश्व जो है आज सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट या वेस्ट मैनेजमेंट के निपटान के ऊपर या उसके बेहतर प्रबंधन के लिए काम कर रहा है। तो एनजीओस के लिए बहुत सारा काम यहाँ पर होता है, जहां आप वेस्ट मैनेजमेंट के एजेंसी के रूप में अपना कार्य कर सकते हैं, अपने स्पेशलाइजेशन दे सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे एग्रीकल्चर। एक बहुत बड़ा सेक्टर है, जहां एग्रीकल्चर में ऑर्गेनिक फार्मिंग, मॉडर्न फार्मिंग, ट्रेडिशनल फार्मिंग और कई तरह की फार्मिंग करके हम किसानों को प्रशिक्षित कर सकते हैं, किसानों को अच्छे बीज उपलब्ध करा सकते हैं, अच्छा प्रशिक्षण उपलब्ध करा सकते हैं और अपने एक विशेषज्ञ एनजीओ के रूप में हम इसमें कार्य कर सकते हैं। इसके बाद बात करें हम, जहां बहुत सारा स्कोप होता है, वो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास, जो सीधे सीधे रोजगार, व्यवसाय और प्रतिष्ठानों से जुड़ा होता है। तो एनजीओ इस क्षेत्र में भी बहुत अच्छा कार्य कर सकते हैं। हम बेरोजगारों को प्रशिक्षित करके उन्हें किसी अच्छे प्रतिष्ठान में, अच्छी कंपनीज में, अच्छे मार्केट में उन्हें रोजगार दिलवा सकते हैं। इसमें हम एनजीओ की बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें स्वरोजगार के लिए, हम बहुत सारे लोगों को प्रशिक्षित करके अच्छे से अच्छा रोजगार उपलब्ध कराने के लिए उन्हें बैंक लिंकेजेस या लोन कहाँ पे उनको मिल सकता है, उन्हें किस तरह से प्रोजेक्ट तैयार करना चाहिए, ये सारी सुविधा हम उनको देकर एक एनजीओ के रूप में बहुत अच्छा कार्य कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करें रूरल डेवलपमेंट की। अपार संभावनाएं हैं कि हम जहां से शुरुआत करें, इतना बड़ा क्षेत्र है कि हम यहाँ पर कई तरह के इंटरवेंशंस ग्रामीण विकास के क्षेत्र में कर सकते हैं, चाहे वो विज्ञान के क्षेत्र में हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के क्षेत्र में हो, चाहे वो एजुकेशन के क्षेत्र में हो, चाहे सेफ ड्रिंकिंग वाटर के क्षेत्र में हो। हम कई सारे क्षेत्रों में यहाँ कार्य कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें वाटर मैनेजमेंट की, तो वाटर मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा सेक्टर है। आज हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया ग्लोबल वार्मिंग से जूझ रही है, तो निश्चित रूप से हमें आज जागना होगा, अधिक से अधिक लोगों को इस बारे में जगाना होगा कि हम सेफ वाटर के बारे में पूरी जानकारी रखें और खास करके वाटर के बारे में ना सिर्फ जानकारी रखें, बल्कि सेफ वाटर को कैसे हैंडल किया जाता है, पानी को हम कैसे बचाएं, इन सारे विषयों पर हम तमाम तरह से लोगों को जागरूक कर सकते हैं, अच्छा प्रशिक्षण दे सकते हैं, नई नई तकनीक को हम इजाद कर सकते हैं, जिससे कम से कम पानी का उपयोग करके हम अपना जीवन चलाएं। इसके बाद एक बहुत बड़ा सेक्टर आता है ट्रेनिंग रिसर्च का, जो एनजीओ का मुख्य कार्य होता है। आप सबने देखा होगा कि आज
हम बड़े स्तर पर जब विकास की बात करते हैं, जब हम किसी देश में एक बड़े परिवर्तन की बात करते हैं, तो निश्चित रूप से हमें बहुत सारे कुशल मानव संसाधन की आवश्यकता होती है, जो उस पूरे विषय में विशेषज्ञता रखता हो, अच्छे से जानकारी रखता हो, और ना सिर्फ स्वयं बल्कि वो दूसरों को भी उस जानकारी से प्रशिक्षित कर सके। तो इसके लिए हमें अधिक से अधिक शिक्षित लोगों को अपने साथ जोड़ना होगा, और फिर हम उनको प्रशिक्षित करके एक बेहतर समाज के विकास में उनका योगदान हम ले सकते हैं। इसके अलावा जो है रिसर्च, स्टडी, एनालिसिस, ये एक बहुत बड़ा कार्य है जहां पर एनजीओ अपनी भूमिका निभा सकता है। हम सभी जानते हैं कि विकास एक सतत प्रक्रिया है, और विकास की प्रक्रिया में इनोवेशन, अध्ययन, स्टडीज, सर्वे, इनका बहुतायत में उपयोग किया जाता है। तो एनजीओ यहाँ पर अपना कार्य बहुत बेहतर तरीके से कर सकता है। वहीं हम बात करें पर्यावरण की, तो तमाम क्षेत्र जो है हमारे लिए खुला होता है, और यहाँ हम एक विशेषज्ञ एनजीओ के रूप में अपने ऑब्जेक्टिव्स को रखकर पहले हम यहाँ पर अपने ऑब्जेक्टिव्स को एलोबरेट करेंगे अपने नियमावली के अंदर, अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर, अपने बाइलास के अंदर, ताकि जब हम वो काम करने जाएं तो वो हमारे संस्था के ऑब्जेक्टिव में सम्मिलित होना चाहिए। तो ये हमारा दूसरा कदम होगा एनजीओ को रजिस्टर करने के क्षेत्र में। इसके बाद जो तीसरी मुख्य चीज होती है वो होती है कि हमारी जो संस्था है उसके क्या नियम होंगे। जैसे हम सब जानते हैं कि एनजीओ, ट्रस्ट या सेक्शन 8 कंपनी जो होती है वह एक स्वशासी यानी स्वयं से शासित होती है। इसके स्वयं के कुछ नियम होते हैं जिनका पालन करके हम उसको निरंतर संचालित करते रहते हैं, जिसके अंदर ये सारी चीजें वर्णित होती है कि हमारी जो बोर्ड ऑफ गवर्निंग है या जो हमारी गवर्निंग बॉडी है उसका चुनाव कितनी अवधि के दौरान होगा, हम वित्तीय प्रबंधन की कौन सी प्रणाली रखेंगे, मेंबर्स बनने के लिए हमें न्यूनतम क्या शुल्क देना होगा, मासिक रूप से, वार्षिक या आजीवन के रूप में हम किस तरह का शुल्क लेंगे, किसी सदस्य की सदस्यता कब कब समाप्त हो सकती है, कब कोई भी नियम जो हम पास करेंगे संस्था के हित में वो कितने मेंबर्स के कोरम का होना चाहिए, तमाम तरह की किस तरह के अकाउंटिंग हम करेंगे, किस तरह के प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करेंगे, हम फंड के लिए किस तरह का प्रावधान करेंगे, ये सारी चीजें जो है अकाउंटिंग की क्या प्रोसेस होगी, हम अपने खाते को बैंक में किस तरह से संचालित करेंगे, कितने लोग उस अकाउंट को ऑपरेट करने के लिए सोसाइटी के इन्वॉल्व होंगे, इन सारी चीजों के ऊपर नियमावली में विस्तृत रूप से एक नियम होता है, और वह नियम हमें उस संस्था को चलाते हुए पूरे करने होते हैं। उन नियमों का हमें पालन करना होता है, जिसमें सरकार को भी हमें अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग रूल्स के आधार पर हमें हर साल अपने कार्यों की, अपने मेंबर्स की, अपनी बैठकों की और हमने जो जो किया उसका आय व्यय की जानकारी हमें रजिस्ट्रार्स को देनी होती है। तो ये हमारा तीसरा कदम होगा कि जब हमारा बायलास तैयार हो जाता है तो हम उसको इसके बाद हार्ड कॉपी तैयार करके सारे सदस्यों के उसमें हस्ताक्षर करने के बाद हम उसको ऑनलाइन या ऑफलाइन जाकर रजिस्ट्रार के यहाँ जमा कर सकते हैं, एक निश्चित शुल्क अदा करके, जो कि शायद अलग अलग राज्यों में अलग अलग हो सकता है। हम अपने पंजीयन की प्रक्रिया को पूरा करते हैं, जहां न्यूनतम 15 दिन से लेकर 1, 2, 3 महीने में हम एक संस्था को पंजीकृत रूप में करके सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये चरण था हमारे पंजीयन का, रजिस्ट्रेशन का। अब हम बात करेंगे कि अगर हमारे जब रजिस्ट्रेशन हो गया तो हम किस तरह से संस्था को ऑपरेट करें या हम किस तरह से ऑपरेशन में उसको लाएं। तो ऑपरेशन में लाने के लिए जैसे मैंने बताया कि अभी हमारे पास इस संस्था को चलाने के लिए, इस ट्रस्ट को चलाने के लिए, इस कंपनी को चलाने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या गवर्निंग बॉडी होती है। तो ये जो लोग होंगे निश्चित रूप से वो अलग अलग क्षेत्रों से आ सकते हैं, अलग अलग
विषयों में वो पारंगत हो सकते हैं, उनके पास अलग अलग तरह की स्किल्स हो सकती है, उनके पास कौशल हो सकते हैं और नॉलेज हो सकता है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि जब हम शुरुआत करेंगे तो क्या हमारे पास अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए जिस क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं, उदाहरण के तौर पर यदि हम एक जिला स्तर पर कार्य कर रहे हैं तो हम सबसे पहले देखेंगे कि हमारे जिले में कौन कौन सी समस्याएं हैं जिन पर हम कार्य कर सकते हैं। उन समस्याओं को हम चिन्हित करेंगे, फिर देखेंगे कि इस समस्या से कितने लोग प्रभावित हैं, उनके जीवन में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समस्या से क्या प्रभाव पड़ सकता है, हम इसके ऊपर थोड़ा अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। जब हम इन दोनों चीजों को कंप्लीट कर लेंगे तो फिर तीसरा है कि क्या इस काम को करने के लिए हमारे पास पर्याप्त मानव संसाधन है। यदि नहीं है तो हम निश्चित रूप से इस कार्य को करने के लिए जो विशेषज्ञ है या जो उस विषय में दक्षता रखते हैं ऐसे लोगों को अपने साथ काम करने के लिए रिक्रूट करेंगे या उनको हम यहाँ पर वॉलंटियर के रूप में आमंत्रित करेंगे कि वे हमें इस काम को करने में सहयोग प्रदान करें। फिर तीसरी चीज जो हमारे लिए मुख्य है वो ये कि हम देखेंगे कि इस कार्य को करने के लिए, इस योजना को पूर्ण करने के लिए, इस उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए हमें कितने धन की या आर्थिक संसाधन की आवश्यकता होगी। निश्चित रूप से एक नई संस्था है, हमारे पास अभी किसी प्रकार का सरकारी अनुदान नहीं आ रहा है, हमारे पास अभी कोई डोनर एजेंसी नहीं है जो हमें इस कार्य को करने के लिए अनुदान दे सके। तो फिर हमें सोचना होगा कि वो कौन से विकल्प होंगे जहां से हम इस कार्य को पूरा करने के लिए आर्थिक संसाधनों की व्यवस्था करेंगे और वो किस स्रोत से हमारे पास आ सकता है। यहां हमारा प्लानिंग का एक चरण समाप्त होता है। अगर हम इन चरणों को स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट करते हैं, अगर हम इसे अपनाते हैं, तब हमारे पास दूसरा चरण होगा जहां हमारा होगा कार्य क्षेत्र। अब हमें यहां एक मनोविज्ञान के साथ, एक बदलाव की भावना के साथ लोगों के बीच में जाना है और सबसे पहले जाकर लोगों में अपनी संस्था के प्रति एक विश्वास जागृत करना, ताकि हम उनके साथ जो उद्देश्य पूरा करना चाहते हैं, जिस योजना को हम पूरा करना चाहते हैं, वो पूर्ण कर सके। तो इसके लिए हमें बहुत सारे तरीके होते हैं एंट्री करने के लिए। प्रोजेक्ट एंट्री पॉइंट होता है जहां पर हम आईसी एक्टिविटीज के माध्यम से, पीआरए के माध्यम से और कई तरह से नुक्कड़ बैठक, नुक्कड़ नाटक, दूसरे भी कई सारे माध्यम होते हैं जिससे हम अपनी गतिविधियों को शुरू कर सकते हैं। कई सारी आईसी एक्टिविटीज होती है जिसको हम इन्वॉल्व करके लोगों को ज्यादा से ज्यादा इस काम में या इस योजना में इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो ये चरण था जहां से हम अब फील्ड में एक्शन के रूप में काम करेंगे। तो एक्शन के रूप में काम करने के लिए भी हमें मुख्य जो हमने योजना तैयार करना एक बहुत बड़ा कार्य होता है। जैसे अभी हमने शुरुआत में किया था कि कितने मैन पावर की हमें आवश्यकता होगी, कितने संसाधन की आवश्यकता होगी और कौन से संसाधन हमारे पास है, कौन से संसाधन हमारे पास नहीं है, वो कौन से विभाग है जिनसे हम सहयोग प्राप्त कर सकते हैं, वो कौन सा व्यापारी वर्ग है, वो कौन सा सामाजिक वर्ग है, वो कौन सा राजनीतिक वर्ग है, या वो कौन लोग हैं जो इस काम को करने के लिए हमारी मदद कर सकते हैं। इन सारी चीजों की प्लानिंग के बाद जब हम धन की व्यवस्था कर लेते हैं तब हम जाकर शुरुआत करेंगे लोगों के साथ इंटरवेंशंस की। और जब हम शुरुआत करेंगे तब हमारा काम शुरू होता है कि हमको एक टाइम बाउंड प्लान तैयार करना पड़ेगा कि कितने समय में हम इस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, हमारे टारगेट कितने पॉपुलेशन यानी कितने लोगों की संख्या होगी जिसमें हम ये काम करेंगे। जब हम काम शुरू करेंगे तो हमें उस पूरे काम का भी रिकॉर्ड रखना पड़ेगा, एविडेंस रखना होगा, चाहे वो फोटो के रूप में हो, चाहे वीडियो के रूप में हो, चाहे रिपोर्ट के रूप में हो, चाहे लोगों से निरंतर संवाद बैठकों के रूप में हो। तो इन सारे जो भी गतिविधि हम, जो भी कार्य हम जाकर फील्ड में करते हैं, उस कार्य का हमें विधिवत आवश्यकता अनुसार डॉक्यूमेंट करना आवश्यक होगा। तो ये हमें देखना होगा कि हम जो कार्य कर रहे हैं उसको प्रॉपर तरीके से डॉक्यूमेंट करें। जो भी हम खर्चा फील्ड में जाकर करते हैं
उसके बाकायदा हमें बिल, वाउचर्स या सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हमारे पास होना चाहिए। अगर कोई बैठक हम कर रहे हैं तो उसके मिनट्स हमारे पास लेके होने चाहिए, और जितना भी खर्चा हमने किया उसको अकाउंट्स में या बुक्स में जाकर हमें एंटर करना है। और एक संस्था का खाता बही, या जिसे कहें हम कैश बुक, लेजर, या हम आज के युग में टैली में भी अपने अकाउंट्स को मेंटेन कर सकते हैं। इसके बाद जो तीसरा मुख्य काम होगा वो ये होगा कि जिन लोगों से हमने आर्थिक संसाधन लिए हैं उनको उन गतिविधियों के बारे में जो हम संचालित कर रहे हैं उसका हम एक प्रतिवेदन बनाकर उनको समय समय पर उसकी प्रोग्रेस से, उसकी सफलता से उनको अवगत कराते रहें। और अंत में निर्धारित समय में जब हम उस कार्य को पूर्ण कर लेते हैं तो उस पूरे कार्यक्रम की, उस पूरे प्रोग्राम की एक डिटेल रिपोर्ट बनाकर, जहां से हमने उस कार्य के लिए अनुदान मिला, जहां से हमें दान मिला, जहां से हमें लोगों का सहयोग मिला, उन लोगों को जाकर हमें उस प्रतिवेदन को बताना चाहिए, उस प्रतिवेदन को सौंपना चाहिए, जिससे समाज और या डोनर वर्ग और हमारे बीच में एक ब्रिज का काम वो स्थापित हो सके और एक मजबूत विश्वास व्यक्ति और संस्थाओं के अंदर हो सके। तो ये कार्य को करने का, ये ऑपरेशन करने के लिए एक छोटा हमने उदाहरण लिया। रूरल डेवलपमेंट में एमबीए किया है, अथवा बीएसडब्ल्यू या एमएसडब्ल्यू का कोर्स किया है, अथवा पीजीडीआरडीए का कोर्स किया है, या समाज के विकास के क्षेत्र में सोशल साइंस से उन्होंने पढ़ाई करी है, या कोई और काम किया है, कोई कोर्स किया है जो इस कार्य को करने में उनकी मदद करता है। तो ऐसे लोग सबसे पहले तो एक इंटर्नशिप के द्वारा किसी एनजीओ में जाकर एज ए वॉलंटियर काम कर सकते हैं। हो सकता है कि उसके लिए उन्हें कुछ मानदेय या पारिश्रमिक भी प्राप्त हो सकता है। तो एक तरीका तो ये हो गया। कोई भी व्यक्ति किसी भी एनजीओ में अप्लाई कर सकता है। यदि वह चाहता है कि वह वॉलंटियर के रूप में काम करे, वह अनपेड वर्कर के रूप में काम करे, तो हम किसी एनजीओ को अप्रोच करके कुछ दिन वहां पर कार्य करके एनजीओ की गतिविधियों को, एनजीओ को काम को बारीकी से समझने का प्रयास कर सकते हैं। तीसरा तरीका जो है कि हम किसी एनजीओ के सदस्य बने, एनजीओ को ज्वाइन कर, सदस्य बनकर उसको ज्वाइन कर सकते हैं और उसकी गतिविधियों में अपनी भागीदारी दे सकते हैं। और जो आखिरी, जैसे अभी हम बात कर रहे थे एनजीओ रजिस्ट्रेशन की, एनजीओ बनाने की, तो वो एक रास्ता है कि आप अपने साथ और लोगों को साथ में रखकर अपने स्वयं का एनजीओ भी आप बना सकते हैं। जिसकी एक एनजीओ को चलाने के लिए बहुत पेशेंस की, बहुत समर्पण की, बहुत अभ्यास की आवश्यकता, बहुत निरंतरता की आवश्यकता होती है। शुरुआत में जरूरी नहीं है कि हमें शासकीय अनुदान मिल जाए। बहुत सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में नियम होते हैं कि अनुदान के लिए आपकी अवधि कम से कम 3 साल होनी चाहिए। 3 साल की अवधि के बाद ही आप सरकारी काम या सरकारी अनुदान को लेने के लिए पात्र माने जाते हैं। तो 3 साल तक हमें अलग तरह की रणनीति बनाकर अपने कार्य को करना पड़ेगा। लेकिन जब हम 3 साल पूरे कर लेते हैं, 3 साल सफलतापूर्वक हमने कार्य किया, 3 साल तक हमने समाज के कार्य करके, चाहे एजुकेशन के क्षेत्र में किया हो, हेल्थ के क्षेत्र में किया हो, वाटरशेड के क्षेत्र में किया हो, वेस्ट मैनेजमेंट के क्षेत्र में किया हो, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में किया हो, हार्टिकल्चर के क्षेत्र में किया हो, या किसी और क्षेत्र में काम किया हो, हमने एक एस्टैब्लिशमेंट, एक स्थायित्व 3 साल तक अपनी गतिविधियों के माध्यम से किया। और अब हम लोगों के पास जा सकते हैं, हम फंड मांगने के लिए लोगों के पास जा सकते हैं, हम प्रोजेक्ट प्लानिंग के लिए सरकार के पास आवेदन कर सकते हैं, हम अब उस क्षेत्र में किन किन परियोजनाओं को चलाने की आवश्यकता है, किन किन सुविधाओं को जुटाने की आवश्यकता है, उस आधार पर अपना परियोजना प्रस्ताव लेकर सरकार के पास, सीएसआर एजेंसीज के पास, सीएसआर कंपनीज के पास हम जा सकते हैं, जिससे हम संस्था के लिए आर्थिक स्रोत की व्यवस्था कर सकें, धन की व्यवस्था कर सकें। तो जब हम धन की व्यवस्था की बात करते हैं तो एनजीओस के पास कुछ डॉक्यूमेंट होना अनिवार्य है। तो वे मिनिमम कौन कौन से डॉक्यूमेंट है
जो आज एक एनजीओ के रूप में हमारे पास होना आवश्यक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की, जो हर एनजीओ, हर ट्रस्ट, हर कंपनी के पास होता है। सबसे पहले आपके पास होना चाहिए आपका पंजीयन प्रमाण पत्र। तो होता है आपका बायलाज, नियमावली या MOA, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो ये हमारे पास होना चाहिए। ट्रस्ट के लिए भी सोसाइटी रजिस्ट्रार अधिकृत बायलाज या MOA हमारे पास होना। जो हमने निरंतर गतिविधियां संचालित करी हैं, उन गतिविधियों का बकायदा लेखा जोखा हमारे पास होना चाहिए, बिल वाउचर्स हमारे पास होना चाहिए और बकायदा हर साल की अलग अलग हमारी ऑडिट रिपोर्ट होना चाहिए, हमारी बैलेंस शीट होना चाहिए, हमारे इनकम एक्सपेंडिचर्स अकाउंट होना चाहिए, हमारे रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होना चाहिए और सबका बराबर हमारे पास लेखा जोखा होना चाहिए। तो एक ऑडिट रिपोर्ट जो कि हम किसी रजिस्टर्ड CA से अपनी ऑडिट करा सकते हैं। इसके बाद हम जाते हैं तो आप आज जैसे कि बहुत आवश्यक है कि हर चीज के लिए जब हम कोई आर्थिक गतिविधि का संचालन करते हैं तो इनकम टैक्स में हमें रजिस्टर होना चाहिए। इसके लिए हम एनजीओ, ट्रस्ट या सोसाइटी का पैन कार्ड बनवा सकते हैं, जो आसानी से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में बन जाता है। तो हमारे पास पैन कार्ड होना चाहिए। हम चाहते हैं कि हमारी गतिविधियां बहुत हैं, हमारी व्यावसायिक गतिविधियां नहीं है, हम कुछ ऐसी गतिविधियां कर रहे हैं जहां पर हम किसी भी व्यापारिक लेन देन को या लाभोपार्जन वाली गतिविधियों को नहीं करते हैं। तो हमें सरकार से इसके लिए 12A सर्टिफिकेट या 35AC सर्टिफिकेट लेना होता है, जिसके बाद हमें बहुत सारे टैक्स में बहुत सारे छूट हमें मिल सकती है। इसके अलावा हमारे पास बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जो अपनी आय का कुछ अंश हमें देना चाहते हैं दान के रूप में। वो चाहते हैं कि हम गरीबों के लिए, वो चाहते हैं कि हम अपाहिजों के लिए, वो चाहते हैं हम बच्चों के लिए कुछ दान करना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों की अपेक्षा होती है कि यदि हम आपको दान कर रहे हैं या हम आपको डोनेशन दे रहे हैं तो हमें भी कुछ ना कुछ उसमें सरकार की तरफ से छूट मिलना चाहिए। तो इसके लिए सरकार ने 80G एक एक्ट बनाया हुआ है इनकम टैक्स के अंदर कि यदि कोई व्यक्ति जिस संस्था के पास 80G होता है उसे अनुदान देता है तो उसे जब वो अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करता है तो 50% तक उस रिटर्न फाइल में उसे एग्जम्पशन मिलने की संभावना होती है। तो 80G में हम अपने संस्थान को रजिस्टर कर सकते हैं। इसके बाद आवश्यक है कि हम हर साल अपनी संस्था का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें। तो हमारे पास हर साल का इनकम टैक्स रिटर्न का भी सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके बाद यदि हम चाहते हैं कि हम राष्ट्रीय अथवा अंतरराष्ट्रीय एजेंसी से भी बहुत सारा धन प्राप्त करें जिससे हम विकास कार्यों में लगा सकें, तो इसके लिए हमारे पास सरकार, गृह मंत्रालय, भारत सरकार से FCRA एक्ट में हमें रजिस्टर होना चाहिए, जो कि हम रजिस्टर करके ये सर्टिफिकेट हम सरकार से प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आज भारत सरकार द्वारा नीति आयोग ने इस तरह की संस्थाओं के लिए एनजीओ दर्पण पोर्टल की शुरुआत करी है, जहां पर हर एनजीओ जाकर अपने आप को रजिस्टर कर सकता है, जहां एनजीओ की पूरी गतिविधियों की जानकारी होती है, उसके रजिस्ट्रेशंस की जानकारी होती है, उसके आय व्यय की जानकारी होती है, उसके साल की पूरी गतिविधियों की जानकारी होती है और बहुत सारी जानकारी एनजीओ पोर्टल में जारी होती है। हर एनजीओ को, सोसाइटी को या ट्रस्ट को एक यूनिक आईडी जारी की जाती है, जो कि बहुत सारे अनुदान प्राप्त करने में, दान प्राप्त करने में अथवा राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय फंड प्राप्त करने में मैंडेटरी होती है कई जगह। तो इसके लिए हमें नीति आयोग में भी रजिस्टर करके एक यूनिक आईडी अपनी बना लेनी चाहिए, वहां से भी हमें एफिलिएट होना चाहिए। इसके बाद हम जब हमारे पास काफी कर्मचारी, काफी बड़ी मात्रा में कर्मचारी होते हैं या 20 से अधिक कर्मचारी हमारे संस्थान में काम करते हैं, तो निश्चित रूप से हमारे पास EPF का प्रावधान होना चाहिए। EPF का प्रावधान होने के लिए हम EPF में रजिस्टर होना चाहिए। तो हमें अपने आप को रजिस्टर करके वहां से भी हमारे पास EPF और ESIC का सर्टिफिकेट होना चाहिए, जिससे हमारे पास जो लोग काम कर रहे हैं उनको हम सुरक्षित भविष्य और अच्छा स्वास्थ्य दे पाए। तो ये कुछ मुख्य डॉक्यूमेंट्स थे जो एनजीओ के पास होना आवश्यक है, जिसके आधार पर वह फंडिंग एजेंसीज को या जहां से हम फंड लाते हैं, जो हमारे दानदाता हैं, उनके बीच में विश्वास स्थापित कर सकें, उनके अंदर हम ट्रांसपेरेंसी रख सकें। इसके लिए हमें इन सब चीजों का होना आवश्यक है।
एनजीओस को फंड लाने के लिए सबसे पहले हम बात करते हैं तो लोगों से हम नगद अनुदान या जिसको हम कहते हैं कैश के रूप में ले सकते हैं, लेकिन 5,000 से अधिक की राशि नगद के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते हैं। उसके लिए हमें चेक, एनईएफटी या अन्य रूप में दान लेना होगा। डिजिटल पेमेंट भी हम दान ले सकते हैं, लेकिन नगद की अधिकतम सीमा 5,000 रुपये होती है। इसके बाद आती है शासकीय ग्रांट, जो कि हम भारत सरकार से, राज्य सरकार से ग्रांट के रूप में अनुदान ले सकते हैं। इसके बाद आता है मेंबर्स कंट्रीब्यूशन। हम सदस्यों के द्वारा भी आपस में कंट्रीब्यूट करके फंड की व्यवस्था कर सकते हैं। इसके बाद मेंबर्स के द्वारा दी जाने वाली मासिक फीस, वार्षिक फीस, आजीवन फीस, उसके द्वारा हम फंड की व्यवस्था कर सकते हैं। फंड की व्यवस्था करने के लिए हम बहुत सारे फंडिंग कैंपेन का प्लान कर सकते हैं। एक अभियान हम चला सकते हैं जिसमें हम अलग अलग वर्गों के पास जाकर, अलग अलग लोगों के पास जाकर फंड की व्यवस्था कर सकते हैं। इसके अलावा हम क्राउड फंडिंग के माध्यम से फंड इकट्ठा कर सकते हैं। लोगों से बहुत छोटे छोटे दान के रूप में हम इकट्ठा करके अपनी योजनाओं में क्राउड फंडिंग के द्वारा भी हम फंड। कुछ साल पहले से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारा काम किया जाने लगा है कंपनीज के द्वारा, खास करके वो कंपनीज जो प्रोडक्शन या कोई भी काम करती है जिसको कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के रूप में रखा गया है। आपने आज का वीडियो देखा, निश्चित रूप से आपके लिए यह वीडियो उपयोगी होगा। आप जिस विषय पर भी और आगे अधिक जानकारी चाहते हैं तो निश्चित रूप से मेरे कमेंट बॉक्स में आप अपनी क्वेरी को, अपनी जिज्ञासा को रखेंगे, तो मैं निश्चित रूप से कोशिश करूंगा कि आपको व्यक्तिगत रूप से यह वीडियो बनाकर उस चीज का समाधान मैं आपके लिए लेकर आऊंगा। दोस्तों, आप चाहते हैं कि अधिक से अधिक वीडियो, अधिक से अधिक जानकारी एनजीओ के फील्ड में आपको मिलती रहे, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए।